हर वो बंदा जो सोच सकता है, जो सेंसिटिव है, जो इस मुल्क से प्यार करता है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से उम्मीद वाबस्ता रखना चाहता है, वो मेरा ख्याल है इसी नतीजे के ऊपर पहुंचा है कि आज ये रियासत जो है वो किसी शख्स से वाहिद, एक शख्स से वाहिद की दिक्कत की ताबे हो चुकी हुई है। कुछ दिन पहले 8 मई को मेरा ख्याल है DG-ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने उसका जवाब तो दिया था, लेकिन एक दो चीज़ें थी जो कि रह गई थी। ये DG-ISPR का जो ये भाषण था, ये वाज था, ये एक सियासी भाषण और सियासी वाज था जो किसी सूरत में पाकिस्तान के एक आईनी इदारे जो एपॉलिटिकल है, जिसका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जिनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि वो सियासत में अमल दखल नहीं दे सकते, उनके प्लेटफॉर्म से इस किस्म का जो लेक्चर जो डिलीवर होना जो है वो अपने तईं, और शायद इस पॉइंट को शुआइब शाहीन साहब बाद में इसके ऊपर फर्दर रोशनी डाल सकें, लेकिन मेरी नाचीज़ राय में ये अपने तईं पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन थी, ब्लेटेंट वायलेशन थी। एक सियासी बयान ISPR के प्लेटफॉर्म से वो एक कानून और आइन की जो थी वो वायलेशन थी। ये ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था, खासकर जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शुरू से आखिर तक निशाना बनाया गया और उनको एक इंतशारी गिरोह के नाम से तशबीह दी गई। और उसके अगले दिन जो है वो बड़े एलेबरेट तरीके से एक यौम स्याह मनाया गया, और वो यौम स्याह जो था उसमें भी सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टारगेट किया गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर इमरान खान को टारगेट किया गया, वर्कर्स को टारगेट किया गया। जो हमने जो प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी पुरअमन एहतजाज की, वहाँ लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए, लोगों को पकड़ा गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। ये खासकर पंजाब की बात कर रहा हूँ। और किसी हिंड्रेंस के बगैर तो ये पोस्ट कर रहे हैं कि ये वो पुलिस फोर्स बन गई है जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर के ऊपर जानी जा रही है, और ये इनका रवैया जो है वो मेरा ख्याल है इनके साथ सारों ने वही सलूक करना है जो कि वो ट्रांसजेंडर क्राउड जो है ना वो कर रहा है, और जो आज़ाद कश्मीर में इनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है, सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है हालात को ये ज़बरदस्ती उस तरफ पुश कर रहे हैं कि ये तभी लोग जो हैं इनके साथ वैसे ही बर्ताव करें। यौम स्याह की मार्फत से दोस्तों, मैं ये मुल्क की तारीख जो है ना वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से रकम है जो असल हकीकत में यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाए जाने चाहिए। 4 मार्शल लॉस लगे इन 76 सालों में, और बाकी अरसा जो था वो डिफेक्टो मार्शल लॉस जो है, जैसा कि आज तक एक डिफेक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, उसके तौर के ऊपर जाना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख में मुल्क के 2 लाख होने से ज्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफी मांगी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? क्यों एक सियासी लीडर जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जिसके पास, उसको इक़्तिदार इंतकाल करने की बजाय फौज ने चढ़ाई की पाकिस्तान के उस सूबे के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा था। 56% ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कौम से माफी मांगी है, उस यौम स्याह के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से माफी मांगने के तकाजा कर रहे हैं? क्या ज़ियाउल हक के दौर की माफी मांगी है किसी ने कौम से, या परवेज मुशर्रफ के दौर की माफी मांगी है कौम से किसी ने, जो हमसे माफी मांगने का तकाजा कर रहे हैं? और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि इंसान जब बात करता है तो वो खून के आंसू रोता है कि हम किस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो यौम स्याह थे सारे, इनके बारे में कुछ कमीशंस भी बने थे,
आज भी कमीशन बनाने की बात हो रही है। हमूद रहमान कमीशन बना था, वो पढ़ने के लायक है। हमें भी, मुझे कहीं से कॉपी मिली थी, वो पढ़ी। इस मुल्क में वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई, पब्लिक नहीं होने दी गई। क्या उसके कंटेंट्स को पढ़ के वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उन एट्रॉसिटीज के, वो कौम से माफी मांगेंगे? चले, इट्स 50 years टू लेट, लेकिन आज भी वक्त है कि कौम से माफी मांगे मुल्क को 2 लाख करने के लिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहां है वो रिपोर्ट? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया? क्यों उसके मंदरजात के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया? क्यों वो पॉलिसी रिविजन्स नहीं किए गए जो कि उसमें रिकमेंडेशंस के तौर के ऊपर सामने आए थे? एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था इन पोस्ट डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है। कहां है वो रिपोर्ट? किसने छुपाई हुई है? क्या उसके ऊपर माफी मांगी गई कौम से? और एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक घिनौनी ट्रेजेडी हुई थी। 150 से ज्यादा बच्चे और उसातिज़ा जो थे उनको मैसेकर किया गया। पीटीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उसकी। कौन उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या इसके ऊपर कौम से माफी मांगी गई? किसने माफी मांगी थी? कोई माफी मांगी गई किसी से? जो आज खासकर वो लोग जो कि पीटीआई से पता नहीं नाकर्दा गुनाहों की सजा के तौर के ऊपर माफी मांगने की तवक्को कर रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बजाते खुद एक ब्लैक डे है। इस मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पीटीआई से कोई माफी की तवक्को नहीं करेगा। जो तारीख तान है, अगर किसी वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंट तारीख इस मुल्क की लिखी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख भी डिस्टॉर्ट की गई है, नहीं लिखी गई है। इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया है। क्या उस वक्त के हुक्मरानों ने माफी मांगी है उससे? क्या उसके ऊपर कोई तहकीकात हुई? क्या उनके मुहर्रकात जो है वो सामने आए? क्या जिन्होंने मारा वो सामने आए? क्या उनको सजाएं दी गई? ये वो सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि आप सब लोगों के दिमागों में होंगे, ज़हनों में होंगे, लेकिन हम में हिम्मत नहीं होती कि हम बयान करें। लेकिन अब जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है वहां सबको हिम्मत करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा और इन सवालात को उठाना पड़ेगा। उस DGISPR की जो एक इंतहाई भौंडी किस्म की जो वो स्पीच थी, जिसकी कोई कानूनी और आईनी जवाज नहीं था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं अगर वो कमीशन 2014 के सिट-इन को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और पार्लियामेंट के ऊपर कोई अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी कि हम बिल्कुल मानते हैं और ये कमीशन बनाएं। ये 2014 के जो भी हुआ 2014 में सिट-इन जो है उसको भी करें इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इसके साथ साथ ये साइफर की कंस्पिरेसी को भी इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आज दोहराने लगा हूं, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन को भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इमरान खान के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई, कातलाना अटेम्प्ट्स, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जिसका मुकदमा भी इमरान खान को दर्ज नहीं करवाने दिया गया था। ये May 9 के इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये स्टोलन मैंडेट को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट करें। खासकर जब लोगों के बेडरूम्स में आपने वीडियोस पिक किए हुए हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इनपोस्ट डिवोर्सेस जो करवाई गई, लोगों को पकड़ के उनको टॉर्चर करके उनको जबरदस्ती उनसे पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करने, पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने का किया गया, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है पाकिस्तान में 76 साल, किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, ये उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। जरूर बनाए कमीशन। अब मैं उनको याद दहानी उनको कराता रहूंगा कि उन्होंने माना है कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं, उसके बाद खामोशी तारी है, लेकिन हम उनको खामोश इस मसले के ऊपर नहीं रहने देंगे। मैं इसके साथ साथ वो लोग, खासकर उनके लिए जो कि हमें इंतशारी ग्रोह कहते हैं, मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा जो कि खान साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी जात को पॉलिटिकली डैमेज किया, लेकिन उनको नजर आ रहा था कि शायद वायलेंस हो जाए, तो उन्होंने वो जो इनिशिएटिव्स थे, उनके पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, उनको अबॉर्ट किया।
10 अप्रैल को नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो थी रजीम चेंज के ऑपरेशन के खिलाफ, उनको उन्होंने रोका। 24 मई को हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च था, उसको भी उन्होंने 26 मार्च को उन्होंने अबॉर्ट किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि इस्लामाबाद पहुंचने के ऊपर वायलेंस हो सकता है। जब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई तो उस वक्त भी वायलेंस की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इन्होंने, खान साहब ने उनको रोका कि नहीं, कुछ नहीं करना। हकीकी आज़ादी का मार्च रैली जो पिंडी में हुई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली, वहां भी वायलेंस की जब उनको इंडिकेशन मिली तो वहां भी उन्होंने बैक ऑफ किया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और मार्च 8, 2023 को इलेक्शन रैली जो कि पंजाब इलेक्शन कैंपेन की थी, उस वक्त भी ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां के उन्होंने वायलेंस को प्रीएम्प्ट किया, नहीं होने दिया। अगर वो ना करते तो वायलेंस हो सकता था। तो वो लोग जो कि पीटीआई या इमरान खान के ऊपर वायलेंस की वो एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हकायक जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए। अगर सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्टेक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। पाकिस्तान, अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी एक अदना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है। और ये जंग जो है वो किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशंस हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को, और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहां इंसिडेंट्स आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उनके फैसले के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो है पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ भी उनके विजिट को भी डिले किया गया है। ये डिले उन्होंने खुद किया है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विजिट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जो हमें नजर आती है। तो इन चीज़ों को, अगर सब चीज़ों को सामने रखे, तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूं कि हालत जंग में है, उसको, वो इसके जख्मों को मजीद खुरचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है वो एक शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में खत्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी कि वो इस रियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे, और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सकें। मैं आखिर में कुछ 2-4 बातें और करूँगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त, इसको हीलिंग टच चाहिए और इसके ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमकपाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इन्फीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस
के दरों के ऊपर बैठे हुए सिर्फ भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त कोई पाकिस्तान को भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत के ऊपर किसने पहुंचाया है इस मुल्क को 2 साल में? क्यों पहुंचाया है? क्या उनके मकासद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो उसने बिल्कुल क्लेम किया है विद डेटा एंड अदर फैक्टर्स कि पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डी न्यूक्लियराइजेशन। दैट मीन्स कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क के एसेट्स तो बेच रहे हैं, हर एसेट इस वक्त जो है वो अप फॉर सेल है, हर एसेट, ताकि आप 1, 2, 3 बिलियन डॉलर्स और इकट्ठे करके मुल्क को और 2, 4, 6 महीने के लिए चला सकें। लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है दैट दे शुड टेक ए स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द कंट्री। मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं। और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को। और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है, शायद ये डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट जहन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहां पहुंचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क आईन, कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके।